एमी उसे अपने क्लब के भी काम करने होते हैं और मेरे इंसिस्ट करने पर ही वो वीकडेज पर भी मेरी मदद के लिए आती है। मुझे तो लगता है यहाँ पर मैं ही बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन तभी हयातो को उसकी दादी की एक बात याद आती है कि जब कैफे बहुत ज्यादा बिजी हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि हम एक परिवार हैं। उसके बाद हयातो बोलता है कि वो मेरे पार्ट टाइमर्स हैं और मैं उनका एम्प्लॉयर। हम तो बस एक परिवार होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन मैं एक कुछ पलों के लिए भूल गया था कि मैं उन सभी के लिए एक स्ट्रेंजर हूँ एंड मैं उन पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड होने लगा था। एंड हयातो वहाँ पर ये भी बोलता है कि मेरा तो कोई परिवार है ही नहीं, मैं अकेला हूँ इस दुनिया में। उसके बाद हयातो एक कमरे के बाहर खड़ा होता है और वो वहाँ पर ये बड़बड़ा रहा होता है कि मुझे इन सबके सामने ये क्लियर कर देना चाहिए कि मैं और ये मतलब हम सभी एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं और यही सभी के लिए बेहतर होगा। एंड जब वो दरवाजा खोलकर उन सबसे ये बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो हयातो से बोलते हैं कि सरप्राइज, हमारे कैफे की 2 मंथ एनिवर्सरी हो चुकी है मास्टर। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने पूरा का पूरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है। हयातो उनसे पूछता है कि ये सब क्या है। एमी-chan बता दे कि हम हमारे कैफे की 2 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तभी योका बोलती है कि पहले महीने तक तो हम सभी तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, इसी वजह से हमने कोई भी कांग्रेचुलेशन पार्टी नहीं की। सो हयातो बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो अंडरवेयर गर्ल। तभी अकाने खड़ी होती है और बोलती है कि रियो ने हम सभी से कहा था कि हम तुम्हें एक सरप्राइज पार्टी दें। हयातो इतनी अच्छी तैयारियां देखकर पूछता है कि आखिर तुमने ये सब कब किया। अकाने बोलती है जब तुम सुबह हमारे कमरे में आने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त। और तभी रियो-san बोलती है कि मुझे पता था तुम काफी ज्यादा शार्प हो, तुम कुछ भी नोटिस कर सकते हो थोड़े सही टाइम में, इसी वजह से मैंने अकाने और रियो-san से कहा कि तुम लोग ऐसा प्रेटेंड करो कि तुम लोग अपने कपड़े चेंज कर रहे हो। और तभी योका बोलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ज्यादा नोटिस कर लेता और क्या ही होता। उसके बाद शिरागी-san बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने कल की तैयारियों में तुम्हारी कोई मदद नहीं की कैफे में, मैं इस पार्टी के लिए कुकिंग कर रही थी। हयातो दिखता है कि शिरागी-san ने बहुत ही बढ़िया एक नंबर लाजवाब खाना बनाया है और ये सभी उन लड़कियों ने अपने पैसों से खरीद कर बनाया है। एंड वहाँ पर शिरागी-san ने 2 मंथ एनिवर्सरी वाली एक नंबर प्लेट भी बनाई थी जिसे हयातो सुबह नोटिस करने वाला था, लेकिन तभी एमी-chan गिरकर शिरागी-san को बचा लेती है। लेकिन एमी-chan बोलती है कि अरे वो तो मैं सच में गिर गई थी। उसके बाद वो सभी लड़कियां हयातो से बोलती हैं कि थैंक्स हम सभी को एक ऐसी जगह देने के लिए जहाँ पर हम सभी एक साथ रहकर इसे एक फैमिली बोल सकें। हयातो उस टाइम पर काफी हैरान होता है। उसके बाद रियो-san बोलती है कि तुम हमेशा अपनी बिग सिस्टर पर डिपेंड कर सकते हो, ओके, और सुबह वाले बिहेवियर के लिए माफ करना। और ओका-san बोलती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे मेरी अंडरवेयर में देख लिया था, वो सब एक कोइंसिडेंस था, ओके। और अकाने-chan बोलती है कि मैं मेरे बैंड वाले काम में काफी ज्यादा बिजी रहती हूँ, इसी वजह से मैं कैफे में ज्यादा मदद नहीं करवा पाती, जिसकी वजह से एमी-chan को काफी ज्यादा काम करना पड़ता होगा। सो एमी-chan बोलती है कि मेरे बारे में चिंता मत कर, मुझ में बहुत सारी स्ट्रेंथ है, मैं आराम से सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। और तभी शिरागी-san बोलती है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, जैसे हम सभी एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं और हम एक फैमिली होने का बस नाटक कर रहे हैं, हम तुम्हारा परिवार ही तो हैं हयातो-कुन। उनकी बात सुनकर हयातो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड वो उनसे पूछता है कि क्या तुम सभी मेरी बातें सुन रहे थे। हाँ, तो वो सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एमी-chan आकर हयातो को एक चश्मा पहना देती है बुड्ढो वाला और बोलती है कि देखो लड़कों को नहीं रोना चाहिए। सो हयातो बोलता है कि रो कौन रहा है, ओके। उसके बाद वो सभी खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर ऑल उनकी 2 मंथ एनिवर्सरी पार्टी जो है। और वहीं हम अकाने-chan को देखते हैं जिसे अचानक से किसी पर्सन का फोन कॉल आता है एंड ये होता है उसकी मॉम का कॉल। उसके बाद हम अकाने-chan को कमरे के बाहर देखते हैं एंड वो फोन पर बात कर रही थी और हम देखते हैं कि अपनी मॉम से बात करने के बाद वो कुछ खास में हम अकाने को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट के लिए शिरागी-san को थैंक्स बोलती है। उसको इस तरीके से देखकर शिरागी-san काफी हैरान होती है और उसके बाद अकाने एमी-chan के पास जाती है जहाँ एमी-chan कुछ अलग ही कर रही थी। सो अकाने उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। सो एमी-chan बोलती है कि हयाची ने कल मेरे बुक्स बहुत ज्यादा जोर से दबा दिए थे जिसकी वजह से अब वो दर्द कर रहे हैं। सो तभी हयातो बोलता है कि कल इसने मेरे ब्रांड न्यू लैपटॉप पर अपना डंबल पटक दिया था एंड उसके बाद इसने कहा कि मैं उन्हें दबा सकता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। सो तभी अकाने-chan हयातो से बोलती है कि तुम्हें ना उसके बुक्स को जरा जेंटली दबाना चाहिए क्योंकि एमी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है उम्र में। और तभी एमी-chan भी बोलती है कि हाँ उन्हें जरा जेंटली दबाया करो। एंड उसके बाद अकाने-chan वहाँ से चली जाती है। उसका इस तरीके का बिहेवियर हयातो नोटिस कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम अगले सीन में उन सभी को कैफे में काम करते हुए देखते हैं जहाँ पर कैफे में बहुत सारे कस्टमर्स थे और जो रियो-chan थी वो वहाँ पर सब कुछ मैनेज कर रही थी। सो अकाने-chan उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में तुम्हें ना हम सबसे काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। उसकी बात सुन के रियो-chan बोलती है वाह ये तो काफी रेयर है क्योंकि तुम हमेशा तो किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं देती। और तभी वहाँ पर ओका-chan भी आ जाती है और वो आते ही बोलती है कि अब हमारे कैफे में उस टाइम से भी ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं जब ग्रैंडमा यहाँ पर थी। सो तभी अकाने-chan बोलती है कि शायद से ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने हम सब के लिए इतनी अच्छी यूनिफॉर्म्स जो बनाई हैं। और अकाने ने कई लोगों के मुंह से उनकी यूनिफॉर्म्स की तारीफें भी सुनी हैं। और दूसरी तरफ जो हयातो होता है वो अभी भी अकाने के ऐसे बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी ने डिनर कर लिया था और वहीं पर जो अकाने-chan होती है वो बोलती है
कि मैं पहले नहा लेती हूँ और सो जाती हूँ क्योंकि आज मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। अकाने के जाने के बाद वो सभी आपस में बात करने लगते हैं। ओका बोलती है कि अकाने ना कुछ टाइम से डिफरेंटली बिहेव कर रही है। रियोसन भी बोलती है कि वो पहले से ज्यादा अप्रोचेबल तरीके से बात कर रही है। एंड उसके बाद शिरागी-कुसन बोलती है कि हाँ, वो काफी लंबे टाइम से हमारे साथ है और हमारी फैमिली का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वहीं दूसरी तरफ हम अकाने-चन को नहाते हुए देखते हैं जो बोलती है कि फैमिली, हाँ। उसके बाद हम कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात के टाइम हयातो अपनी कॉफी को और भी अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर अकाने-चन थी जो हयातो से बोलती है कि तुम अभी भी हर दिन प्रैक्टिस करते हो, ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो तभी हयातो बोलता है कि लोगों का जो टेस्ट है वो मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। हयातो की ये बात सुन के अकाने को ग्रैंड माँ की एक बात याद आती है जहाँ पर वो अकाने से बोल रही थी कि मैं हमेशा अपने कॉफी का टेस्ट सेम रखने की कोशिश करती हूँ, इसी वजह से मैं उसे हमेशा चेक करती रहती हूँ। और तभी अकाने-चन हयातो से बोलती है कि तुम बिल्कुल अपनी दादी की तरह हो। लेकिन अगले ही पल में जो हयातो होता है वो अकाने से बोलता है कि क्या तुम ये जॉब छोड़ने के बारे में सोच रही हो, हाँ। उसकी ये बात सुन के अकाने-चन काफी हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। सो हयातो बोलता है कि तुमसे वैसे ही हर किसी की तारीफ कर रही हो और जरा अलग तरीके से बिहेव कर रही हो और ये काफी ज्यादा अजीब है, इसी वजह से मुझे ऐसा लगा। लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देखकर लगता है कि मैं बिल्कुल सही था, तो तुम ये घर छोड़कर जा रही हो। सो अकाने बोलती है कि हाँ, फैमिली सर्कमस्टेंसेस, मैं इस वीकेंड के बाद यहाँ से चली जाऊंगी और मुझे इस महीने की पेमेंट भी नहीं चाहिए, तुम उनका इस्तेमाल कैफे को अच्छा बनाने में कर लेना। हयातो बोलता है कि ठीक है। और तभी अकाने-चन हयातो की ओर देखती है और बोलती है कि ये मेरा यहाँ पर लास्ट वीक है, तो क्या तुम मेरे संतरे दबाना चाहोगे, लेकिन जेंटली, हाँ। उसकी कुछ देर बाद अकाने बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसके बाद अकाने-चन बोलती है कि क्या मैं तुम्हें इतनी ज्यादा अनअट्रैक्टिव लगती हूँ, वैसे मेरे बैंड में मेरे बहुत सारे मेल फैंस भी थे। सो तभी हयातो बोलता है तो क्या तुम अपना बैंड भी छोड़ रही हो, हाँ। सो दोस्तों, हम अकाने-चन का एक्सप्रेशन देखकर समझ पाते हैं कि हाँ, वो अपना बैंड भी छोड़ रही है। सो तभी हयातो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि मेरा तुम पर कोई एहसान है तो मैं चाहूंगा कि कल तुम मेरे साथ एक डेट पर चलो। वैसे भी कल हमारे कैफे की छुट्टी है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी बातें कोई छुपकर सुन रहा था। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओका-चन बाकी सभी लड़कियों को बताती है कि अकाने और हयातो एक डेट पर गए हैं, वो भी इस रेनी डे में। सो रियोसन बोलती है कि तुम मजाक कर रही हो, है ना, उनका ऐसा रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं जो शिरागी-कुसन होती है वो बोलती है कि हयातो तो उससे ऐसा कुछ पूछ ही नहीं सकता, जरूर से अकाने-चन ने उससे ऐसा पूछा होगा। उसके बाद रियोसन बोलती है कि हाँ, अकाने ने ये भी कहा था कि वो हयातो से शादी करना भी चाहेगी, शायद ऐसा हो सकता है। और वहीं हम एमी-चन को ना जाने क्यों उदास देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और एक रेस्टोरेंट में हम हयातो और अकाने-चन को एक साथ देखते हैं जहाँ पर हयातो कुछ नोट्स लिख रहा था। और वहीं पर जो अकाने-चन होती है वो बोलती है कि अच्छा, तो ये तुम्हारे लिए एक डेट है, हाँ, मैं तो बस तुम्हें कॉफी बनाने की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो हयातो बोलता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, वैसे भी आज बारिश हो रही है और अगर हम घर पर इस तरीके का डिस्कशन करते तो जो बाकी की लड़कियां हैं वो हमें बहुत परेशान करती। एंड उसके बाद हयातो ये भी बोलता है अगर तुम कैफे छोड़ना चाहती हो तो तुम छोड़ सकती हो, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले तुम मुझे कॉफी की अच्छी रेसिपी तो सिखा जाओ, मैं उसे नोट कर लेता हूँ। सो अकाने टेढ़ा मुंह बनाकर कहती है कि ठीक है। सो हयातो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हें कोई मूवी दिखाने ले जाऊंगा या शॉपिंग, हाँ, वैसे अगर तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। सो अकाने बोलती है कि मैं तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली। उसके बाद हयातो पूछता है कि ग्रैंड माँ ने तुमसे और कुछ कहा था। और तभी अकाने-चन को ग्रैंड माँ की एक और बात याद आती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी अच्छी कॉफी क्यों ना बना लो, लेकिन अगर वो कॉफी पीने वाले के दिल को ना छुए तो वो कॉफी किसी काम की नहीं है। और वहाँ पर उसकी दादी अकाने से ये भी पूछती है कि अगर तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सो यहाँ पर जो अकाने होती है वो हयातो से बोलती है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है अब। सो उसके बाद हयातो बोलता है तो फिर चलो घर चलते हैं। एंड घर पर हम उन लड़कियों को देखते हैं जो आपस में डिस्कस कर रही थी कि आखिर वो दोनों कहाँ जा सकते हैं। सो तभी ओका बोलती है कि आज काफी बारिश हो रही है तो वो किसी पार्क में तो जा नहीं सकते। शिरागी-कुसन बोलती है कि शायद किसी कॉन्सर्ट में गए हों। लेकिन तभी एमी-चन बोलती है कि कल मैंने हायाची और अकाने को एक बात करते हुए सुना था। और वहीं दूसरी तरफ हम हयातो और अकाने को देखते हैं जो पीछे के दरवाजे से कैफे में आ रहे थे। सो हयातो बोलता है कि जहाँ पर हम गए थे वहाँ की कॉफी मुझे बहुत बेकार लगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ। उसके बाद जो एमी-चन होती है वो कॉफी बनाते हुए बोलती है कि शायद से ये वो लास्ट कॉफी है जो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। सो हयातो बोलता है हाँ, मैं इस फ्लेवर का ना एक नोट लिख लूंगा। उसके बाद अकाने बोलती है कि 1 साल हो गया है और इस 1 साल में हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई हैं। हयातो नॉर्मली बोलता है कि हाँ। उसके बाद अकाने बोलती है कि मुझे मेरे बैंडमेट्स के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने अचानक ही उन्हें बोल दिया कि मैं बैंड छोड़ रही हूँ। हयातो बोलता है कि हाँ, ये कितनी बुरी बात है क्योंकि जो गाने तुमने लिखे थे वो काफी अच्छे थे। उसके कुछ देर बाद अकाने हयातो से पूछती है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कि मैं मेरे फैमिली होम वापस क्यों जा रही हूँ। हयातो बोलता है कि क्या,
सो अकाने बोलती है कि लगता है तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, वैसे भी तुम्हें तो सिर्फ यही लगता है कि मैं तुम्हारी नाटकीय फैमिली हूँ। सो तभी आया तो बोलता है कि क्या तुम अपने फैमिली के किसी सदस्य से कुछ ऐसा पूछोगी? हाँ। हयातो अकाने से ये भी बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछूंगा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं हर किसी के विशेस की रिस्पेक्ट करता हूँ, भले से ही वो फैमिली ही क्यों ना हो। उसके कुछ देर बाद जो अकाने होती है वो हयातो से बोलती है कि मैं एक 200 साल पुरानी रेपुटेबल फैमिली से हूँ जो एक ट्रेडिंग बिजनेस करती है। मेरे पापा काफी टाइम पहले मर चुके हैं और अब मैं ही एक लौती पर्सन हूँ जो इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। इसी वजह से वो मुझसे कंपनी ज्वाइन करवाना चाहते हैं। उसके बाद मेरा एक हस्बैंड, उसके बाद मेरा एक बच्चा जो उनका वारिस होगा। और वहाँ पर अकाने ये भी बोलती है कि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मेरा हस्बैंड कौन होगा, और वैसे मैं उससे पहले कभी मिली भी नहीं हूँ। उसके बाद अकाने बोलती है कि मैंने उनसे कहा था कि वो मुझे कम से कम 1 साल का और वक्त दे दें ताकि मैं मेरे बैंड और कैफे को अच्छे से ग्रो कर पाऊँ, लेकिन तभी मेरी माँ का फोन कॉल आया और उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, अब वापस आ जाओ। उसके बाद अकाने बोलती है कि मैं जो चाहती थी मैं वो लंबे टाइम से करते आई हूँ, सो मुझे भी लगा कि अब वापस जाना ही ठीक होगा, क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ और जो मेरा परिवार है उसके प्रति भी तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है ना। और वहीं दूसरी तरफ हयातो अकाने की बनी कॉफी टेस्ट करके उससे बोलता है वो बातें मत बोला करो जो तुम्हारे लिए कोई मायने न रखती हो, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। सो अकाने पूछती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हयातो बोलता है कि इस कॉफी का टेस्ट इतना बेकार है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और तभी अगले मोमेंट में वहाँ पर बाकी सारी लड़कियां आ जाती हैं जो छुप के उनकी बातें सुन रही थी, और वो सभी लड़कियां बोलती हैं कि हमें छोड़कर मत जाओ अकाने। हयातो बोलता है कि फिर से तुम लोग छुप कर बातें सुनने लगे। तभी वो लड़कियां अकाने के पास आती हैं और उससे बोलती हैं कि तुम्हें एक ऐसे लड़के से शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है जिसे तुम जानती तक नहीं। उसके बाद ओका बोलती है अभी तक हमने तुम्हारा कॉन्सर्ट भी नहीं सुना, प्लीज तुम हमें छोड़कर मत जाओ। और तभी रियोसेन भी बोलती है कि अगर कॉफी बनाने के लिए सिर्फ हयातो रहेगा तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि हमारे कैफे की हालत क्या होगी। और तभी एमी-चन भी रोते बोलती है कि नहीं, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। और वहीं पर जो हयातो होता है वो पूछता है कि अगर ये तुम्हारा डिसीजन है तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सो तभी अकाने बोलती है कि मैं यहाँ तुम सभी के साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा तुम सब के साथ इसी जगह। मैं अपने बैंड के साथ भी रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर और भी बेटर कॉफी बनाना सीखना चाहती हूँ। एंड तभी हम एक पास्ट के सीन में अकाने और ग्रैंड माँ को एक साथ देखते हैं जहाँ पर अकाने बोल रही थी लेकिन मेरी माँ ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगी मेरे लिए, मैं कुछ भी करूँ वो मुझे वापस बुला लेंगी। सो तभी ग्रैंड माँ अकाने का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं कि जब वो वक्त आएगा तब मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, ओके? इसीलिए तुम जैसे रहना चाहती हो तुम्हें वैसे रहना चाहिए। उसके कुछ देर बाद अकाने रोते हुए हयातो से बोलती है कि तुम कुछ तो करो हयातो, प्लीज। हयातो बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ जरूर करूंगा। उसके कुछ देर बाद हम उनके घर के बाहर एक कार खड़ी हुई देखते हैं। उसके बाद हम अकाने की माँ को देखते हैं जो हयातो से बोल रही थी कि तुम जैसे लड़के को बड़ा करना तुम्हारी दादी के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा। हयातो बोलता है कि हाँ, मैं ये बात मानता हूँ। उसके बाद अकाने की माँ पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या डिस्कस करना चाहते हो, और देखो जरा जल्दी करना, मेरी गाड़ी मेरा बाहर इंतजार कर रही है। सो तभी हयातो बोलता है कि जो अकाने है वो आपको कुछ बताना चाहती है। हयातो की बात सुन के अकाने काफी घबरा जाती है और उसकी जो माँ होती है वो बोलती है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। उसके बाद अकाने घबराते हुए अपनी माँ से बोलती है मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 साल बाद कंपनी को ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन यहाँ पर अभी भी काफी सारे काम है जो मैं करना चाहती हूँ, इसीलिए क्या आप मुझे कुछ देर का और वक्त दे सकती हैं? उसकी माँ पूछती है तुम्हारी म्यूजिकल एक्टिविटीज? हाँ। अकाने बोलती है कि हाँ, और मेरी जॉब भी। ये सुन के उसकी माँ बोलती है अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन खत्म होता है, तुम बकवास करना बंद करो और घर चलो। उसके बाद उसकी माँ ये भी बोलती है कि तुम्हें ये तो पता है ना कि जब भी तुम कोई काम करने की कोशिश करती हो तो तुम उसे कभी पूरा नहीं कर पाती और हार मान लेती हो। सो अकाने बोलती है वो इसी वजह से क्योंकि आप मुझे वो काम करने के लिए फोर्स करती हो जो मैं नहीं करना चाहती। सो उसकी माँ बोलती है कि मैं तुम्हारे कोई भी बहाने नहीं सुनने वाली हूँ, समझ गई ना? अकाने बोलती है कि हाँ ठीक है। और उसकी माँ वहाँ पर ये भी बोलती है कि आखिर तुम ये क्या पहने हो और तुमने अपने बालों को कलर क्यों किया हुआ है? सच में तुम हमारी होजी फैमिली की वारिस के तौर पर काफी ज्यादा शेमफुल हो, और तुम इतने बदतमीजी से अपनी माँ के साथ कैसे बात कर सकती हो? हाँ, क्या तुमने यहाँ पे रह के यही सब सीखा है? सच में तुमने अपनी जिंदगी का 1 साल यहाँ पर बर्बाद कर दिया। उसके बाद जो अकाने होती है वो याद करने लगती है कि जब वो कॉफी बनाने की कोशिश करती है तो उसकी माँ उसे कितनी स्ट्रिक्टली सिखा रही हैं, और जो अकाने होती है वो अपनी माँ से सिर्फ माफी मांगती रहती है। और वो यहाँ पर भी अपनी माँ से माफी मांगने वाली थी, लेकिन तभी हयातो बोलता है अब काफी ज्यादा हो गया है। हाँ, आखिर तुम अपनी माँ से कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे लग रहा था कि तुम अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन जो कुछ भी अभी हो रहा है उसको देखकर लगता है कि तुम जल्द ही अपने घर पर होगी। सो अकाने बोलती है कि मैंने उन्हें बताने की कोशिश तो की है। सो हयातो बोलता है कि तुमने उन्हें सिर्फ बताया है, उन्हें समझाया नहीं है अब तक। और तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? हाँ, कि आप थोड़ा और इंतजार कर लेती या मुझे थोड़ा और वक्त दे देती?
तुम्हें उनसे क्लियरली बोल देना चाहिए जो तुम चाहती हो। जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हें वापस घर पर ले जा रही हैं क्योंकि तुम्हारा ऐसा बिहेवियर उन्हें काफी ज्यादा चिंतित कर रहा है। सो तभी अकाने उठती है और बोलती है कि तुम वहाँ पर बस चुपचाप बैठे हुए हो और इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और जब मेरी माँ यहाँ पर आई तो तुम चुपचाप एक पुतले की तरह यहाँ पर बैठे हुए हो। तभी आया तो चिल्लाता है, बोलता है कि मुंह चलाना बंद करो, ओके। आखिर यहाँ पर किसकी जिंदगी का फैसला होने जा रहा है, मेरी या तुम्हारी। और आया तो वहाँ पर ये भी बोलता है कि आखिर मैं किसी ऐसे पर्सन की मदद क्यों करूं जो अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर उनसे साफ साफ ना नहीं बोल सकती। आखिर यहाँ पर तुम एक साल क्या सीखती रही, हाँ। उसके बाद आया तो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और अपना बिजनेस संभालना चाहिए और शादी भी कर लेनी चाहिए, समझी। एंड उसके बाद अकाने बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद अकाने अपनी माँ से बोलती है कि आपको कॉफी पसंद है ना, मैं आपके लिए कॉफी बना कर आती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम एमी चैन को देखते हैं जो कि एक निंजा वाले डिजाइन में थी और वो यहाँ पर बाकी लड़कियों के लिए खबर लेकर आई थी कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। एमी उन सबसे को बताती है जो हयातो है उसने अकाने से कहा है वो यहाँ से जा सकती है। उसकी बात सुनकर उन सभी लड़कियों को लगता है कि हयातो से कुछ नहीं होने वाला, अब उन्हीं को कुछ करना होगा। एमी बताती है कि अकाने की माँ काफी ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से हयातो डर गया होगा। शिरागी-कुसन बोलती है कि हयातो को तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। तभी ओका बोलती है कि वो तो एक कायर है, अब हमें ही कुछ करना होगा। उसके बाद हम अकाने चैन को कॉफी बनाते हुए देखते हैं और हयातो अकाने की माँ को बता रहा था कि अकाने कॉफी बनाने में कितनी ज्यादा अच्छी है। उसकी माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि अकाने हमेशा से एक बेवकूफ लड़की रही है और जब अकाने कॉफी बना रही थी तो उसे अपने पास ग्रैंडमा महसूस हो रही थी जो उसे बता रही थी कि कॉफी कैसी बनाती हैं, कितनी देर तक उसमें पानी डालते हैं, फलाना ठिकाना। उसके बाद आया तो अकाने की माँ को बताता है कि जो अकाने हैं वो हमारे कैफे की बेस्ट कॉफी बनाती है। उसके कुछ देर बाद अकाने अपनी माँ के लिए एक कप कॉफी लाती है और बोलती है कि ये है मेरी 1 साल की मेहनत का नतीजा, प्लीज एंजॉय कीजिए। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे 1 साल की मेहनत, हाँ। उसके बाद अकाने की मॉम उस कॉफी को टेस्ट करने ही वाली थी लेकिन तभी हयातो बोलता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक कॉफी कितनी अच्छी बनी है, लेकिन अगर वो कॉफी पीने वाले के दिल में को ना छुए तो वो कॉफी किसी काम की नहीं है। और डिट्टो ये बात ना सेम टू सेम उसकी दादी ने भी कही थी और अकाने हयातो को इस तरीके से देखकर काफी हैरान थी। हयातो वहाँ पर ये भी बोलता है कि इस बार कॉफी पीते वक्त क्या आप प्लीज उसके फ्लेवर पर फोकस करेंगी। उसके बाद अकाने की माँ उस कॉफी को पीती हैं और पीने के बाद अकाने से बोलती हैं कि जब मैं यंग थी तो मैंने ये पूरी दुनिया एक डिप्लोमेट के रूप में घूमी और उसके बाद हमारी जिंदगी में तुम आई। और वहाँ पर उसकी माँ ये भी बोलती है कि मैं जो जॉब किया करती थी उसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी लेकिन मुझे अपनी फैमिली के लिए उस बिजनेस को संभालना पड़ा। उसके बाद वो बोलती है लेकिन तुम अकाने मेरी जैसी बिल्कुल भी नहीं हो, तुमने अपनी जिंदगी का हर दिन बस फालतू के कामों में बर्बाद किया और क्या तुम इसी तरीके से अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाली हो, हाँ। और अगर तुम ऐसा करने वाली हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं तुम्हें हमारे फैमिली बिजनेस के लिए फोर्स करूं। पता है मैं बिल्कुल ऐसा सोचती थी लेकिन तुमने जो कॉफी बनाई है वो बहुत अच्छी है। एंड उसके बाद उसकी माँ बोलती हैं कि अकाने तुम जिस तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहती हो वैसे जियो। एंड इसके लिए अकाने अपनी माँ को थैंक्स भी बोलती है। उसके बाद अकाने की माँ हयातो से बोलती है कि अभी तक मैंने इस कैफे ओनर का नाम तो पूछा ही नहीं। हयातो बोलता है कि माफ करना, मेरा नाम है कासुकाबे हयातो। उसका नाम सुन के अकाने की माँ बोलती है कि सच में ये काफी छोटी दुनिया है। एंड आखिर अकाने की माँ ने ऐसा क्यों कहा, आई डोंट नो, शायद से आगे पता चले। लेकिन तभी वहाँ पर कैफे की बाकी लड़कियां आती हैं जो बोलती हैं आप अकाने चैन की शादी किसी ऐसे से नहीं करवा सकती जिससे वो प्यार ना करती हो। और वो सभी बोलती हैं कि आप उसे यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। सो हयातो बोलता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन तभी हयातो की कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद वो लड़कियां बोलती हैं कि हमारे कैफे को अकाने की जरूरत है। सो तभी अकाने खड़ी होती है और बोलती है कि सब कुछ सही है, हमने डिस्कशन कर लिया है और ये सब हयातो की वजह से हुआ है और उसी की वजह से मैं यहाँ पर और भी ज्यादा रह पाऊंगी। उसकी बात सुन के वो लड़कियां बोलती है कि चलो सब कुछ सही हो गया, हयातो ने काफी अच्छा काम किया। लेकिन तभी उन लोगों को ये बात पता चलती है कि वो हयातो पर अपना पैर रखे हुए हैं सभी के सभी। उसके बाद अकाने की माँ वहाँ से जाने के लिए तैयार होती हैं और वो अकाने से बोलती हैं कि मैं तुम्हारे अरेंज मैरिज के ऑफर को मना कर दूंगी, ओके। सो अकाने बोलती है कि मैं अपने लिए एक अच्छा हस्बैंड खुद ढूंढ लूंगी। सो उसकी माँ बोलती है कि हयातो एक काफी अच्छा और डिलिजेंट लड़का है लेकिन इतनी सारी राइवल्स के होने की वजह से उसे पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम हमारे होजी फैमिली की लड़की हो, इसी वजह से तुम्हें जीतना होगा। सो अकाने यहाँ पर काफी शर्माने लगती है और बोलती है कि माँ आप ये क्या बोल रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। सो उसकी माँ बोलती हैं लेकिन मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद शाम के टाइम हम हयातो को बीच के किनारे अकेले बैठा हुआ देखते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अकाने आती है और बोलती है कि तुम फिर से यहाँ पर अकेले हो, वैसे डिनर तैयार हो गया है तो चलो खाना खा लो। और वो हयातो को आज उसकी मदद करने के लिए थैंक्स भी बोलती है।
सो हयातो वहाँ पर बोलता है तुम्हारे जाने से कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुश हूँ कि सब कुछ सही हुआ। एंड वो उसके बाद ये भी बोलता है कि अब मुझे तुम्हारे हाथों की बनी कॉफी थोड़े और टाइम के लिए मिलेगी। उसकी बात सुन के अकाने उसकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है और बोलती है कि सच में तुम काफी ज्यादा अडोरेबल हो हयातो। एंड उसके बाद वो पीछे से हयातो के गले लगती है और बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगी, ओके। अगले ही पल में हयातो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वहां से हटता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती हो। और वो बोलता है कि चलो चलते हैं, डिनर ठंडा हो जाएगा। और उसको इस तरीके से पैनिक देखकर अकाने-chan यहाँ पर काफी मुस्कुराती है। हयातो को देखते हैं जो बाकी सभी लड़कियों को उनका मंथली पे दे रहा होता है। अपनी पेमेंट मिलने के बाद वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती हैं और बात करने लगते हैं कि इस समर टाइम में उन्हें क्या खरीदना चाहिए, कुछ नए कपड़े या फिर समर टाइम का कुछ और सामान। उनको इस तरीके से देखकर हयातो बोलता है कि सच में कि मुझे तो तुम सबसे जलन हो रही है, स्टूडेंट लाइफ कितनी ज्यादा अमेजिंग होती है। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर मैंने ये घर बेच दिया होता तो मैं अपने कॉलेज में अपनी कैंपस लाइफ को एंजॉय कर रहा होता। उसकी बात सुनकर रियो-san उससे पूछती है कि आखिर तुम किस तरह की कैंपस लाइफ जीना चाहते थे, क्या तुम वहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे। हयातो बोलता है क्या। एंड उसके बाद रियो-san बोलती है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास यहाँ पर 5 गर्लफ्रेंड्स कैंडिडेट तो हैं। सो हयातो रियो से बोलता है कि आखिर मैं तुम में से किसी को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाऊंगा। हाँ, सो तभी ओका बोलती है कि आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन बनना चाहेगी। उनकी ये बातें हो रही थी तभी अकाने-chan हयातो के लिए आइस्ड कॉफी लेकर आ जाती है, क्योंकि इस वक्त गर्मियां जो चल रही हैं। हयातो से पूछता है कि आखिर तुम मेरे लिए कॉफी क्यों बनाया। सो अकाने बोलती है कि क्या तुम भूल गए, तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम जिंदगी भर मेरे हाथ की बनी कॉफी पीना चाहते हो। उसकी बात सुन के सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। सो हयातो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी अच्छी लगती है मुझे, मैंने जिंदगी भर पीने वाली बात नहीं कही। सो अकाने बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। सो रियो बोलती है तुम्हें हमसे ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए, ओके। उसके बाद हयातो उन लड़कियों को एक इम्पोर्टेंट बात बताता थोड़े अलग अंदाज में कि समर वेकेशन चालू हो गए हैं तो इस टाइम पर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। सो क्या तुम लोग भी मेरा इसमें साथ दोगे। उसको इस तरीके से बात करते हुए देखकर रियो और ओका बोलती है कि तुम इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। और तभी एमी-chan भी हयातो की तरह बात करते हुए बोलती है कि हाँ, मैं पैसे कमाना चाहूंगी। तभी शिरागी-san बोलती है कि क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो हयातो। और अकाने भी बोलती है कि जो बोलना चाहते हो वो साफ साफ बोलो। सो हयातो थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि मैं एक बीच हट ओपन करना चाहता हूँ, इसी वजह से इस साल ओवन फेस्टिवल के अलावा कोई भी समर ब्रेक नहीं होंगे। और ये उन लड़कियों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग बात होती है। और तभी यहाँ पर सीन बदलता है और हमें अकाने की बैंड क्लब वाली जगह दिखाई जाती है, जहाँ अकाने अपने दोस्तों से माफी मांगती है कि उसने बैंड को छोड़ने जैसी ये बातें बोली। सो उसकी दोस्त बोलती है कि कोई बात नहीं। एंड उसके बाद वो लड़कियां ये भी बोलती हैं कि हमें माफ कर दो कि हमने तुम्हें सीरियसली नहीं लिया, हमने डिसाइड किया कि हम अपने बैंड का नाम मूसी मुस्टैक गर्ल्स रख लेंगे। सो अकाने बोलती है कि देखो मुझे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, नेम चेंज करो या नहीं। सो वो लड़कियां बोलती है कि नहीं, चलो नेम चेंज करते हैं। उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उन सभी को एक साथ देखते हैं, बस अकाने नहीं होती वहाँ पर। और वो अपने घर पे ऐसे ही देख पा रहे थे कि बीच पर हट बनने का काम स्टार्ट हो गया है। और एमी-chan भी बीच हट बैटल में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। सो ओका बोलती है कि बीच हट मार्केट का हो, ओके एमी-chan। एंड तभी रियो बोलती है कि मैं काफी खुश हूँ कि जो यूनियन है उन्होंने हमें काफी इजीली परमिशन दे दी। तभी हयातो बोलता है कि हाँ, उन्होंने कहा कि मैं फैमिलिया कैफे की ओनर का ग्रैंडसन हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ आराम से आ सकता हूँ। तभी एमी-chan बोलती है कि अगर वहाँ पर कोई बुरा बंदा आया ना तो मैं उसे कूट दूंगी। सो हयातो बोलता है अगर तुमने ऐसा किया तो हम बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। लेकिन तभी रियो-san बोलती है कि एक बीच हट खोलना तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। सो हयातो हंसते हुए बोलता है कि जितना भी हमने कैफे से रेवेन्यू कमाया था ना वो मैंने इस बीच हट में लगा दिया है। एंड उसके बाद हयातो बोलता है कि हम इसमें एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं। सो उसकी बात सुनकर रियो-san बोलती है अगर ऐसी बात है तो हमें उसका प्रमोशन तो करना ही होगा, एक नया समर मेन्यू और कुछ क्यूट यूनिफॉर्म्स हमारे लिए। जैसे ही ओका यूनिफॉर्म सुनती है वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और दूसरी तरफ जो शिरागी-san होती है वो बोलती है कि हमारे समर मेन्यू में हम वाटरमेलन पारफेट को ऐड कर सकते हैं। सो वो सभी इसके लिए राजी हो जाते हैं। और जो रियो-san होती है वो बोलती है कि मैं भी प्रमोशन का काम स्टार्ट कर देती हूँ। सो हयातो बोलता है कि अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। सो रियो बोलती है कि ठीक है। लेकिन तभी एमी-chan हयातो से पूछती है कि हम हमारे बीच हट का नाम क्या रखेंगे। सो हयातो सीरियस अंदाज में बोलता है फैमिलिया टाइप 0 काई। एमी को तो ये नाम काफी पसंद आता है, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से उसके हाथों से कॉफी गिर जाती है और वो कॉफी रियो-san के कपड़ों पर गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर ओका आती है जिसे देखकर है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जो ओका होती है ना वो समर वाले न्यू यूनिफॉर्म में होती है। हयातो बोलता है कि ये क्या पहन रखा है तुमने। सो ओका बोलती है कि ये बीच यूनिफॉर्म कॉस्ट्यूम है। सो हयातो थोड़ा शर्माते हुए ओका से बोलता है ठीक है जाओ कुछ और कपड़े पहन कर आ जाओ। सो ओका बोलती है कि तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो, ये तो बस एक स्विमसूट टॉप है। सो हयातो बोलता है कि ये काफी ज्यादा रिवीलिंग है,
सो ओका हयातो को टीज करते हुए बोलती है कि क्यों तुम्हें देखने में शर्म आ रही है? हाँ, लेकिन मुझे तो बिल्कुल कुछ फील ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो एक स्विम सूट है। हयातो बोलता है कि प्लीज ये बंद करो। लेकिन तभी हम रियो-सन को देखते हैं जिसका मूड ना जाने क्यों खराब हो गया था। शायद से ओका और हयातो को एक दूसरे के साथ ऐसी बातें करते हुए देख, और तभी रियो-चैन वहाँ से चली जाती है। तभी हयातो ओका से बोलता है कि रिहो कैफे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और तुम इस तरीके से यहाँ पर जो ये नाटक कर रही हो जिसकी वजह से शायद उसे गुस्सा आ गया है, तुम्हें रिहो से माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन तभी कुछ देर बाद रिहो फिर से वापस आती है नीचे और वो आई होती है यहाँ पर अपने स्विम सूट में। उसे देखकर हयातो काफी हैरान हो जाता है और उसके बाद रिहो हयातो के पास जाकर पूछती है तो कैसी लग रही हो इसमें? हाँ, और वो हयातो से ये भी बोलती है कि तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? हाँ, और बाकी सारी लड़कियां भी उनको इस तरीके से देखकर काफी हैरान टाइप की थी। और तभी यहाँ सीन मिलता है, शाम का सीन दिखाया जाता है। हम अकाने को देखते हैं जो वापस घर आ रही थी और वो वहाँ बोलती है मूसी मुस्टैक गर्ल्स। हाँ, और वो वहाँ पर एक स्माइल देती है। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि उसको ये नाम बहुत ज्यादा पसंद आया। और फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ टिश्यूज को देखते हैं जिनमें अल्कोहल मिली हुई कुछ मात्रा में, और इस वजह से जो शिरागिकुसेन है वो तुम लोग खुद ही देख लो यार। और वो अपनी चेस्ट पर ओका का हेयर बैंड लगाए हुए हैं और दूसरी तरफ एमी-चैन की तो बिल्कुल बैटरी खाली हो चुकी है क्योंकि वो भूखी है। और जो रियो-सन होती है वो अभी भी हयातो से पूछ रही होती है कि तुम्हें मेरा स्विमसूट कैसा लग रहा है। और बेचारा हयातो वहाँ ये बोलता है कि प्लीज मुझे पहले शिरागिकुसेन तो छुड़ाओ। सो रियो बोलती है कि पहले मुझे बताओ कि स्विमसूट कैसा लग रहा है। हयातो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा स्विमसूट बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन वो जबरदस्ती बोलता है। उसको जबरदस्ती बोलता हुआ देख रियो-सन को गुस्सा आ जाता है और अब वो भी हयातो की टी शर्ट को तानने लगती है। और तभी वहाँ पर अकाने आ जाती है। अकाने को वहाँ पर देखकर हयातो बोलता है कि प्लीज मुझे इनसे बचाओ अकाने। लेकिन अकाने ने तो वहाँ पर ये बोल दिया कि तुमने जैसा सजेस्ट किया था ना वैसे ही हमने हमारे बैंड का नाम मूसी मुस्टैक गर्ल्स रख लिया है। हयातो बोलता है अच्छा। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हयातो बोलता है अरे मेरी मदद तो करो। एंड उसके कुछ देर बाद फाइनली शिरागिकुसेन सो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो ओका थी वो सोच रही थी कि जब अकाने ने उनसे पूछा था कि उनके फ्रेंड का जो बैंड है वो अपना नाम चेंज करने की सोच रहा है, तो उस टाइम पर वो अपने बैंड की बात कर रही थी। और दूसरी तरफ रियो-सन भी इसी बारे में सोच रही थी कि कहीं अकाने हयातो के बारे में कुछ वैसा फील तो नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ अकाने एक जगह पर अपने सॉन्ग्स लिख रही थी। हयातो बीच हुड के लिए सबकी शिफ्ट्स अरेंज कर रहा था और वो हमें बताता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उन सभी को। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज तो वो डिनर के बारे में भूल ही गया, बेचारी एमी-चैन। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जब शिरागिकुसेन को होश आता है तो जब वो अपने आप को ऐसी हालत में देखती है सो वो बोलती है कि आखिर मेरे साथ ऐसे प्रैंक्स कौन कर रहा है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रियो-सन हयातो को बाहर लेकर जा रही थी कुछ प्रमोशनल फोटोज खिंचाने के लिए। सो हयातो बोलता है कि ओपन करने से पहले मुझे थोड़ा और सोच तो लेने दो। सो रियो बोलती है कि बुड्ढों की तरह इतना मत सोचो, समझे। उसके बाद वो हयातो को फोटो खिंचाने कैफे में लेकर चली जाती है और कैफे में शिरागिकुसेन ने मस्त वाटरमेलन पोर्ट्रेट आइसक्रीम बनाई थी। एंड वो ना सभी को काफी पसंद आ रही थी और ओका को तो इतनी पसंद आई कि वो पूछती है कि क्या मैं इसे खा सकती हूँ। शिरागिकुसेन बोलती है कि एक बार जब इसके लिए फोटो खिंच जाए उसके बाद खा लेना। उसके बाद हयातो उस वाटरमेलन पोर्ट्रेट आइसक्रीम की कुछ अच्छी फोटोज खींचने लगता है, लेकिन उसे कोई अच्छा शॉट नहीं मिल रहा होता है। ओका बोलती है कि जल्दी करो, मुझे आइसक्रीम खानी है। लेकिन तभी हयातो को एक अच्छा शॉट मिलता है। जब वो उसकी फोटो खींचता है तो तभी उसमें एमी-चैन आ जाती है, वो भी कतई अलग अंदाज में। हयातो उस पर गुस्सा करता है कि पूरी फोटो बिगाड़ दी तुमने। और वहीं इतनी देर में ओका ने आइसक्रीम खा भी ली थी थोड़ी। हयातो बोलता है सबर नाम की चीज है कि नहीं तुम में। ओका बोलती है कि तुमने फोटो खींच तो ली। हयातो बोलता है कि सिर्फ एक ही फोटो खींची और वो भी बड़ी अजीब सी खींची। ओका बोलती है तो जल्दी करो, एक और फोटो खींच लो। सो हयातो बोलता है कि तुम पहले थोड़ी आइसक्रीम खा चुकी हो, सो दूसरी फोटो नहीं खींची जा सकती। और हयातो शिरागिकुसेन से बोलता है कि क्या वो दूसरी आइसक्रीम बना सकती है। सो शिरागिको बोलती है कि अब हमारे पास दूसरा कोई वाटरमेलन नहीं है तो माफ करना। तो अब हयातो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी रियो-सन को एक आइडिया आता है और तभी हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां अपनी कैफे यूनिफॉर्म में आ गई थी और रियो-सन वहाँ पर ये बोलती है कि तुम्हें हमारी फोटो खींचनी चाहिए और इसे हम अपने पेज पर डाल देंगे। हयातो बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम लोग चाहो। उसके बाद वो सभी की फोटो खींचता है जिसमें सभी की फोटो अच्छी थी लेकिन एमी-चैन। सो हयातो एमी से बोलता है कि अपना ये फालतू का चश्मा हटाओ। एमी-चैन के चश्मा हटाने के बाद हयातो फिर से कुछ फोटोज खींचता है। उसके बाद वो वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो एमी-चैन होती है वो पानी में जाकर थोड़ा मजा करने लगती है। एंड उसको इस तरीके से देखकर बाकी लड़कियों का भी जी मचल उठता है और वो सभी भी चली जाती हैं एमी-चैन के पास पानी में। हयातो उनको देखकर सोचता है कि क्या ये लोग बच्चे हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पर हयातो को उनका एक अच्छा शॉट मिल जाता है और वो उनकी बहुत अच्छी एक फोटो खींचता है। एंड हम देखते हैं कि जो उन्होंने फोटो खींची थी ना वो वायरल हो जाती है। लेकिन कौन सी वाली फोटो? जिसमें एमी-चैन थी वो वाली फोटो वायरल चली जाती है। उसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब उनका बीच हट स्टार्ट होने वाला था
और बीच पर बहुत सारे लोग आए थे और उनका जो हट था वो भी वहीं पर ओपन था। सभी लड़कियां बड़ी क्यूट अंदाज में सभी कस्टमर्स का स्वागत कर रही थी कि हमारे सी साइड कैफे फैमिलिया में आपका स्वागत है। और हम देखते हैं कि उनके कैफे में काफी सारे लोग आए हुए थे। हयातो भी ये देखकर काफी खुश था, पहले ही दिन उनके कैफे में इतने सारे लोग आ गए। तभी एमी वहाँ पर आती है, वो हयातो से पूछती है कि कैप्टन आपने हमारे बीच हट का नाम फैमिलिया टाइप 0 का क्यों नहीं रखा। सो हयातो बोलता है कि हमारा ये नाम दूसरों ने चुरा लिया है जिसकी वजह से हम वो नाम नहीं रख पाए। और तभी वहाँ पर बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं। जो ओका होती है वो हयातो से पूछती है कि अब हमारी न्यू ड्रेसेस कैसी लग रही हैं। मैंने इनमें थोड़े चेंजेस कर दिए हैं जिनसे ये और भी क्यूट लगे। शिरागी-कुसन बोलती है कि ये ना थोड़ा ज्यादा ही रिवीलिंग है लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगी। हयातो सोचता है कि ये कैसी बातें कर रही है, वो इस वजह से ओके इस वजह से। और तभी वहाँ पर वो आंटी और अंकल्स भी आ जाते हैं जो हमेशा हमारे हीरो की मदद करते हैं और वो उनकी मदद करने के लिए आए थे। जो लड़कियां होती हैं वो उन आंटी के स्विमसूट की तारीफ करती हैं। तभी एमी चैन आंटी से पूछती है कि क्या वो उनके एप्स को टच कर सकती है, लेकिन तभी रियो सेन आकर बोलती है कि अपने काम पर ध्यान दो ओके। उसके बाद वहाँ पर काफी सारे लोग अपने अपने ऑर्डर्स देते हैं और रियो सेन सभी के ऑर्डर्स ले रही थी। उसके बाद रियो सेन शिरागी-कुसन के पास आकर बोलती है कि आज ना हमारा दिन काफी अच्छा जाएगा। और तभी शिरागी-कुसन बोलती है कि रियो तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। सो रियो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो फिर से ऑर्डर्स लेने के लिए चली जाती है एंड ऐसे ही काफी देर गुजर जाने के बाद भी जो रियो सेन होती है वो सभी के ऑर्डर्स लेती रहती है, यानी कि बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेती। लेकिन तभी वो देखती है कि अकाने और हयातो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। सो तभी वो उन दोनों के पास जाकर बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, यहाँ पर मस्त बैठे बातें कर रहे हो, काम पर ध्यान क्यों नहीं देते हाँ। और वो अकाने से थोड़ा रूडली बोलती है कि तुम्हें ना टेबल्स को साफ करना चाहिए, यहाँ पर खड़ी बातें कर रही हो तुम। सो हयातो और रियो को बताता है कि वो तो यहाँ पर बस उनकी आइस्ड कॉफी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि आइस कॉफी के काफी ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। एंड ये जानकर रियो को थोड़ा अजीब फील होता है। रियो को इतना ज्यादा इरिटेटेड देखकर हयातो बोलता है कि तुम्हें ना थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। रियो बोलती तो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तभी अचानक उसे न जाने क्या होने लगता है जिसकी वजह से वो थोड़ा अपना संतुलन खो देती है। हयातो अकाने पूछती है कि क्या हुआ रियो। सो रियो बोलती है कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन अगले ही पल उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं जिसकी वजह से वो गिरकर बेहोश हो जाती है। अब तभी हमें रियो के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन उससे दूर जा रहा था और रियो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। एंड प्रेजेंट में जो रियो होती है वो हयातो को पकड़ लेती है। तुम देख ही सकते हो कि किस तरीके से। अगले ही पल में रियो उससे दूर होती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं अपने कमरे में क्यों। हयातो बोलता है कि सभी तुम्हें एडवाइस दे रहे थे कि तुम थोड़ा आराम कर लो, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं सुनी, इसी वजह से तुम थकान की वजह से बेहोश हो गई थी। उसके बाद हयातो बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए रियो। सो रियो से माफी मांगते हुए बोलती है कि हाँ, काम के वक्त एक पार्ट टाइमर का इस तरीके से बेहोश हो जाना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। तभी हयातो रियो के सिर पर हाथ रखता है और बोलता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है रियो, मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, इससे तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। हयातो को इस तरीके से देखकर रियो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे हाँ। हयातो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और ये बात जानकर रियो को थोड़ा शाय फील होने लगता है। और तभी जो रियो होती है वो हयातो का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ को अपने गाल से लगाती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ज्यादा ख्याल रखूंगी। हयातो बोलता है कि ठीक है। एंड ये ना काफी रोमांटिक टाइप मोमेंट है यहाँ पर। उसके कुछ देर बाद हयातो बोलता है कि लेट जाओ, थोड़ा और आराम कर लो। और वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी रियो उसे रोकती है और बोलती है कि मुझे ना थोड़े डरावने सपने आ रहे थे। सो क्या तुम यहाँ रुक सकते हो मेरे साथ बस कुछ देर और। हयातो उसकी ये बात मान जाता है और रियो वहाँ पर ये भी बोलती है कि क्या तुम मेरी तरफ से अकाने से माफी मांग सकते हो क्योंकि मैंने उससे काफी रूड तरीके से बात की थी। हयातो बोलता है कि तुम्हें उससे माफी खुद मांगनी होगी। सो रियो की आवाज आती है कि तुम ना बहुत मतलबी हो। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि जो अकाने होती है ना वो उनकी बात चुपके से सुन रही थी और वहीं दूसरी तरफ एमी चैन आंटी के साथ आंटी पर सेक्सी अटैक कर रही थी एक, तुम लोग देख ही सकते हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं शाम हो जाती है, बीच से सभी लोग चले जाते हैं और हम रियो सेन को उसके कमरे में थोड़ा उदास देखते हैं। सी साइड कैफे फैमिलिया का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम रियो सेन को देखते हैं जो कि रात भर के आराम के बाद काफी अच्छा रिफ्रेश फील कर रही है। और तभी वहाँ पर जो शिरागी-कुसन होती है वो रियो सेन को बताती है कि जो हयातो था वो उसकी काफी ज्यादा चिंता कर रहा था। सो रियो से पूछती है कि सच में वो मेरी चिंता कर रहा था। सो शिरागी-कुसन बताती है कि जैसे ही तुम बेहोश हो गई थी ना वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, उसने कहा था कि 110 को कॉल करो। उसकी ये बात सुनकर रियो सेन बोलती है कि आखिर पुलिस को कॉल क्यों करना था, मैं तो सिर्फ बेहोश हुई थी, क्या बेवकूफ है। शिरागी-कुसन बोलती है कि हाँ शायद। और तब रियो सेन बोलती है लेकिन हाँ मुझे ये जानकर बड़ा मजा आया कि उसे मेरी चिंता हो रही थी और शायद मुझे इसके लिए उसको थैंक्स भी बोलना चाहिए। एंड उसके बाद जब रियो हयातो के पास जाती है तो वो देखती है कि हयातो के पास ना काफी सारी लड़कियां हैं जो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जो हयातो है वो टोक्यो यू का स्टूडेंट है।
एंड वो काफी ज्यादा हैंडसम भी है। और इतनी सारी लड़कियों को हयातो के पास देखकर रियो-सेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके अगले मोमेंट में रियो उन सभी के बीच में आ जाती है और बोलती है कि मैं आप सभी के ऑर्डर से लेकर आती हूँ, सो प्लीज आप अपनी टेबल पर थोड़ा इंतजार कीजिए। वहीं रियो को वहाँ पर देखकर हयातो उससे पूछता है कि अब वो थोड़ा ठीक फील कर रही है। सो तभी रियो उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि मुझसे बात मत करो और अपने काम पर ध्यान दो, समझे? और वो वहाँ से चली जाती है। बेचारा हयातो उसका ऐसा बिहेवियर देखकर काफी शॉक था। वहीं पर जो एमी चैन होती है वो हयातो से पूछती है कि ये क्या हुआ अभी। हयातो बोलता है आई डोंट नो। एंड तभी हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ओका को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बोर फील कर रही थी क्योंकि उनके कैफे में इस वक्त कोई भी कस्टमर नहीं था। और ओका को इतना ज्यादा बोरिंग फील करता हुआ देखकर अकाने उससे पूछती है कि क्या उसे कॉफी बनाना सीखना है। हाँ, और तभी यहाँ पर फिर से सीन बदलता है और हमें सी साइड कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो-सेन एक बच्चे के खिलौने की तारीफ कर रही थी और वो इसके साथ साथ वहाँ पर सभी कस्टमर्स के ऑर्डर्स भी ले रही थी। एंड रियो को इतने आसानी से सभी से बात करता हुआ देखकर हयातो बोलता है कि शायद से ये इसका एक नेचुरल टैलेंट होगा, सभी से अच्छे तरीके से सोशली बात करना। वहीं पर जो शिरागिको होती है वो बोलती है कि वो कॉलेज में भी सभी से इसी तरीके से बात करती है और वो ये भी बताती है कि ऐसा कोई नहीं है जो रियो को पसंद ना करता हो। हयातो शिरागिको-सैन से पूछता है कि क्या रियो ने इन स्किल्स को कहीं से सीखा है। सो शिरागिको बोलती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि जो रियो है वो अपने बारे में कुछ खास बात नहीं करती। तभी हयातो शिरागिको-सैन से पूछता है कि तुम दोनों ही कॉलेज के 3rd ईयर में हो ना? सो शिरागिको-सैन बोलती है हाँ। सो हयातो से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को परमानेंट जॉब्स ढूंढनी चाहिए अपने लिए। सो शिरागिको बोलती है हाँ, लेकिन मुझे यहाँ काम करना पसंद है। और वहाँ पर हयातो शिरागिको-सैन से ये भी बोलता है कि वो कुकिंग में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से उसे इस छोटे से कैफे में काम ना कर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में एक शेफ बन जाना चाहिए। सो शिरागिको-सैन बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उससे और कुछ भी बोलने वाली थी लेकिन तभी वो रुक जाती है। हयातो उससे और कुछ पूछता लेकिन तभी वहाँ पर एमी चैन आ जाती है और वो आते ही हयातो से बोलती है कि मेरे पास ये परमिशंस हैं कि अगर किसी गुंडे छपरी ने हमारे रेस्टोरेंट में किसी को तंग किया या परेशान किया तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखा सकती हूँ, है ना? हयातो बोलता है मैंने तुम्हें परमिशन कब दी? हाँ। सो एमी बोलती है कि हमारे ऊपर हमला हो गया है और वो हयातो को बाहर देखने को बोलती है। बाहर हम देखते हैं कि वो पुराने छपरी बदमाश लोग अब रियो-सेन को तंग कर रहे थे, तुम लोग देख ही सकते हो खुद। उनको देखकर हयातो को याद आता है कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने ओका के साथ भी बदतमीजी की थी, वो यहाँ पर फिर से हमसे पंगा लेने के लिए आ गए। और तभी हयातो किसी जनरल की तरह एमी से बोलता है कि मैं तुम्हें ये मिशन देता हूँ कि तुम त्सुकिशिमा रुइहो को उन छपरियों से बचाओ। और तभी जो एमी चैन होती है वो आ जाती है उन छपरियों के पास, लेकिन वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाए थी जिससे वो लड़कियों से नहीं पहचान पाते। और एमी को देखकर वो सभी बोलते हैं कि भैया ये कौन है। उसके बाद एमी एक खतरनाक सा मास्क पहन लेती है और बोलती है कि हमारे पास आप जैसे लोगों के लिए एक अच्छा खास ट्रीटमेंट है, क्या आप लोग लेना पसंद करोगे? एमी को देखकर अब वो लड़के घबराने लगते हैं, लेकिन तभी जो एक लड़का होता है वो एमी को इस तरीके से देखकर समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल वाले दिन, मेरा मतलब रात को, हमारी अच्छे से पिटाई की थी। उसके बाद एमी एक और मास्क पहनकर बड़ी अजीब सी हरकत करने लगती है जिसकी वजह से वो लड़के डर जाते हैं और भाग जाते हैं। और उनको इस तरीके से देखकर हयातो बोलता है कि मैंने उन्हें डराने के लिए थोड़ी बोला था। और वहीं दूसरी तरफ हम ओका को देखते हैं जो अच्छे से कॉफी नहीं बना पा रही थी। वो तो कभी कॉफी में ज्यादा पानी डाल देती जिसकी वजह से कॉफी पूरी नीचे गिर जाती। और उसकी ऐसी हरकतें देखकर अकाने बोलती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है ओका, इसी वजह से तुम्हें बीच छुट में जाकर मदद करवानी चाहिए। सो ओका बोलती है कि इतनी जल्दी हार मत मानो, मुझे और सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ वो सभी छपरी लड़के एमी से डरकर भाग रहे थे। सो एमी उनसे बोलती है कि यहाँ पर वापस जरूर आना जब मैड डॉग ओका यहाँ पर वापस आ जाएगी। उस ये सुनकर तो वो लड़के और डर जाते हैं और भाग जाते हैं। और वहीं पर जो रियो होती है वो एमी को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए। सो एमी बोलती है कि हयाची ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करूँ। रियो बोलती है सच में? एमी बोलती है कि हाँ, लेकिन वो ना मुझे थोड़ा थोड़ा डाउन लग रहा था। उसने कहा कि वो तो बस तुमसे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा था लेकिन तुमने उसकी वहाँ पर इंसल्ट कर दी। रियो एमी से पूछती है कि सच में क्या वो थोड़ा उदास था? एमी बोलती है कि हाँ, उसका चेहरे से तो लग रहा था। सो तभी रियो बोलती है मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वो मेरी वजह से थोड़ा उदास है। और उसके बाद वो एमी से बोलती है कि चलो मैं उससे माफी मांग लेती हूँ। उसके बाद जब रियो हयातो के पास उससे माफी मांगने के लिए जाती है तभी वो देखती है कि हयातो के पास फिर से काफी सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं एंड पिछली बार से भी कई ज्यादा।
अब इतनी सारी लड़कियों को हयातो के पास देखकर रियो का फिर से दिमाग खराब हो जाता है और वो हयातो से वहाँ पर बोलती है कि तुम ना सच में बहुत ज्यादा घटिया हो। और वहीं दूसरी तरफ जब वो छपरी गुंडे लोग दौड़कर जा रहे थे भागकर, तभी वो रास्ते में ओका से टकरा जाते हैं। ओका को अपनी आंखों के सामने देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं कि भैया मैड डॉग ओका। उसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हम सभी लड़कियों को उनकी कपड़े अंडरवेयर चेंज करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सभी ना थोड़ा ब्रेक लेने के बारे में सोच रही थी और वो सभी चली जाती हैं बीच में मस्त एंजॉय करने के लिए। उसके बाद वो सभी एंजॉय करने लगते हैं। एमी-चैन तो भैया समुद्र के अंदर थी। वहीं पर जो अकाने थी वो शिरागिको से पूछती है कि आखिर हयातो कहाँ पर है। शिरागिको बोलती है जहाँ पर वो हमेशा होता है। उसके बाद हम हयातो को देखते हैं जो कि फिशिंग कर रहा होता है और तभी अकाने उसके पास आकर उससे पूछती है कि तुमने कुछ पकड़ा। हयातो बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद वो ऐसे बात करने लगते हैं। भाई दूसरी तरफ हम रियो-सेन को देखते हैं जो बोलती है कि काफी टाइम से मैंने बीच पर इस तरीके से मजे नहीं किए। बाकी लड़कियां भी उसकी बात से एग्री करती हैं और पानी के अंदर हम एमी-चैन को देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रही थी और वो बाकी लड़कियों के आसपास तैर रही थी। और वहीं पर जो ओका थी वो बोलती है ना कि कुछ लोग पानी के अंदर पात देते हैं और तभी अचानक उसके पीछे एक ब्लास्ट सा हो जाता है। ये देखकर रिहो और शिरागिको दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। अब उन्हें लग रहा था कि ओका-चैन ने ना वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से पाता है। ओका उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि नहीं जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता और शायद से मुझे लगता है कि ये ना एमी की हरकत है। एंड उसके बाद हम अकाने को देखते हैं जो हयातो को बताते हैं कि वो एक नए गाने के बारे में सोच रही है, एक समर टाइप सॉन्ग। हयातो बोलता है कि एक फैन के रूप में मैं उस गाने का इंतजार करूंगा। अकाने वहाँ पर ये भी बोलती है कि ये उसका पहला लव सॉन्ग होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो रियो होती है वो देख लेती है कि जो अकाने और हयातो हैं वो एक साथ होते हैं। दूसरी तरफ अकाने हयातो से पूछती है कि क्या वो उस गाने की लिरिक्स सुनना चाहेगा, लेकिन तभी अचानक हयातो की रॉड बहुत तेजी से खींचने लगती है। शायद से उसमें कुछ बड़ा फंस गया है और वो उसे खींच नहीं पाता, जिसकी वजह से वो खुद ही समुद्र में गिर जाता है। और तभी जो एमी होती है वो पानी से बाहर निकलती है। वो हयातो के साथ मजाक कर रही थी, लेकिन ये मजाक उसे भारी पड़ जाता है क्योंकि हयातो सीधा उसके सिर से टकराता है। अब भैया अकाने भी ये देखकर काफी हैरान कि एमी और हयातो दोनों बेचारे खत्म, टाटा बाय बाय हो चुके हैं। ऐसे ही दिन भर मजे करने के बाद शाम को वो सभी वापस घर जाने लगते हैं और वहाँ पर बाकी सब तो ठीक थे, लेकिन जो रियो थी वो थोड़ी डाउन थी और वहाँ पर वो हयातो की ओर देखती है। उसके बाद यहाँ अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम रियो को देखते हैं जो वहाँ पर लोगों को बुला रही थी, आइए हमारे सी साइड कैफे फैमिलिया में एक ब्रेक लेने के लिए। तभी एक लड़का बोलता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर बहुत सारी क्यूट लड़कियां हैं। कैफे के अंदर हयातो और शिरागिको सभी के ऑर्डर्स तैयार कर रहे थे और हम देखते हैं कि उनके कैफे में ना बहुत ज्यादा भीड़ थी और हयातो बोलता है कि ये सब ना रियो के काफी ज्यादा प्रमोशन करने की वजह से हो रहा है। और वहीं पर हम रियो को देखते हैं जो कि सभी के अच्छे ऑर्डर्स ले रही थी, बता रही थी कि उनके कैफे में क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। हयातो उसको इतनी मेहनत करता हुआ देखकर बोलता है कि मैंने उससे कहा था कि एक ब्रेक ले ले, लेकिन ये लड़की मानती ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ आज अकाने के साथ कैफे में एमी थी। उनके कैफे में कोई आ नहीं रहा था, सो वो अब दोनों काफी ज्यादा बोर फील कर रहे थे। और वहाँ पर अकाने एमी से भी पूछती है कि अगर वो बोर फील कर रही है तो वो कॉफी बनाना सीख सकती है, जिसके लिए एमी तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हयातो रियो को बता रहा था कि उसे एक ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि सभी को इक्वल वर्क करना है, तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि तुमने काम की वजह से आज सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। रियो बोलती है कि इस वक्त हमारे पास बहुत कस्टमर्स हैं, उन्हें हैंडल भी तो करना है। हयातो उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है कि जाओ रेस्ट करो, ओके। ये बात सुनकर रियो मुंह फुला लेती है। उसके बाद वो बैठ जाती है खाना खाने के लिए और वो बहुत तेजी से बहुत सारा खाना खाने लगती है। शिरागिको से बोलती है कि तुम्हें जरा धीरे से खाना चाहिए। उसके बाद शिरागिको बोलती है मुझे पता है कि हयातो ने तुमसे थोड़ा रूड तरीके से कहा है, लेकिन वो ना तुम्हारी चिंता कर रहा है, तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए रियो। और वहीं दूसरी तरफ रियो ये बोलती है कि मुझे ना काफी अच्छा फील हो रहा है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि किसी को मेरी जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ जो एमी होती है ना वो अच्छे से कॉफी में पानी डाल लेती है। अकाने बोलती है कि तुमने ना बहुत अच्छे किया। सो एमी बोलती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, पानी ही तो डालना है। सो अकाने बोलती है कि कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते एंड वो यहाँ पर ओका के बारे में बोल रही है। उसके बाद अकाने एमी को और आगे सिखाने लगती है और उसके बाद हमें बीच हुड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा आया हुआ होता है TTS टीवी की तरफ से इनका इंटरव्यू लेने के लिए। और उसने ये भी बातें सुनी है कि एक यहाँ पर ऐसी वेट्रेस है जिसे बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। उसकी बात सुन के ओका बोलती है कि जरूर से ये रियो के बारे में बोल रहा होगा।
हयातो उनसे और कुछ बातचीत करता तभी वहाँ पर रियो आ जाती है और रियो को वहाँ पर देखकर जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि क्या तुम सुकिशिमा रियो हो? रियो बोलती है हाँ। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि मैं जानता था, तुम मुझे पहचानती हो ना, मैं वो हूँ जो तुम्हारे साथ वैरायटी शो में काम किया करता था। रियो उसकी बात सुन के काफी हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि तुमसे फिर से मिलकर काफी अच्छा लगा नोमुरा सेन। और वहीं जो उस लड़के के और साथी होते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सो वो आदमी बोलता है कि ये वही जीनियस चाइल्ड स्टार है जिसने 15 साल पहले एक ब्रेक ले लिया था बहुत बड़ा, सुकिशिमा रियो। रियो नोमुरा से बोलती है कि उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ बात नहीं करनी। उसकी बात सुन के ओका भी बोलती है कि रियो सेन एक चाइल्ड स्टार। बाकी सब भी अब उसे नोटिस करने लगते हैं कि अरे हाँ ये तो वही लड़की है जो बचपन में एक बहुत बड़ी चाइल्ड स्टार थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई। उसके बाल काले थे और वो काफी अच्छी एक्टिंग करती थी। वो बचपन में एक चाइल्ड स्टार थी और अब वो एक पार्ट टाइम काम कर रही है कैफे में। कुछ समझ नहीं आया, मतलब लोग कर रहे थे ये सारी बातें। अब इन सारी बातों से रियो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है दौड़कर। उसको इस तरीके से देखकर हायातो शिरागिकुसेन से बोलता है कि उसके पीछे जाओ और वो ओका से बोलता है कि जाओ एमी को बुला लाओ क्योंकि तुम दोनों सारे के सारे कस्टमर्स को हैंडल नहीं कर पाओगे। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे थे लेकिन वहाँ पर रियो नहीं थी। एमी पूछती है कि आखिर रियो यहाँ पर क्यों नहीं आई। सो ओका बताती है कि उसने कहा कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। एमी बोलती है लेकिन हमने तो प्रॉमिस किया था कि हम सभी एक साथ मिलकर डिनर किया करेंगे। सो हायातो बोलता है कि चुप हो जाओ, ये लो मेरा हैमबर्गर खा लो। सो एमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड उसके बाद फिर से हमें रियो का पास दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आदमी उससे बोल रहा था कि मुझे माफ कर देना रियो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। सो रियो उस आदमी से बोलती है लेकिन आखिर क्यों? मैं आपके और मामा के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। और रियो सेन ये सब सोच रही थी, अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। एंड उसके बाद ऐसे ही और भी ज्यादा रात हो जाती है और इतनी रात को जो ओका होती है वो अपने फोन में एक शो देख रही थी जिसमें रियो ने काम किया था, जिसमें उसने काफी अच्छी एक्टिंग की थी। हाँ, उसके बाद ओका उन बातों को याद करने लगती है जो उसने उस नोमुरा सेन के साथ की थी। नोमुरा सेन उसे बताता है कि वो एक काफी अच्छी एक्ट्रेस थी, अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें उसके कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे। और वो वहाँ पर ये भी बोलता है लेकिन जो उसकी माँ थी वो काफी पैशनेट थी। कुछ लोगों का कहना था कि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा काम कराती थी और उसका पति इन सब से कुछ खास खुश नहीं था। उसने टीवी स्टेशन से भी कहा था कि वो रियो से इतना काम ना करवाए। और वहीं दूसरी तरफ शिरागिकुसेन याद करने लगती है कि जब वो रियो के पीछे गई थी तो उसने कहा था कि मैं इस कैफे में इसीलिए काम कर रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि कोई मुझे पहचाने ना, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि मैं बचपन में एक चाइल्ड स्टार थी। और उसकी बातों से हम जान सकते हैं कि वो थोड़ी उदास थी उस टाइम पर। एंड दोस्तों हमें वहाँ पर यह भी पता चलता है कि जब रियो छोटी थी, जिस टाइम पर वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी और उसके इतने काम की वजह से उसके मॉम डैड के बीच थोड़ा झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उनका डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद हम रियो को बीच के किनारे बिल्कुल अकेला बैठा हुआ देखते हैं, जो याद करती है कि किस तरीके से उसके पापा उससे मना किया करते थे कि वो इतनी मेहनत ना करे क्योंकि उन्हें रियो की हेल्थ की चिंता होती थी। सो रियो उनसे बोल देती है कि आप मेरी भी चिंता मत कीजिए, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी पापा। उसके बाद जो एमी होती है वो बोलती है कि मेरी माँ मेरे इतनी मेहनत करने पर मेरी बहुत ज्यादा तारीफ किया करती थी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर वो मेरी इतनी चिंता करते थे तो आखिर क्यों वो मुझे उस टाइम पर छोड़ कर गए। लेकिन तभी वहाँ पर हायातो आ जाता है जो बोलता है कि यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, और वो उससे ये भी बोलता है कि तुम्हारा जो खाना है ना वो फ्रिज में रखा हुआ है, खा लेना। रियो बोलती है कि तुम मुझसे ये कहने के लिए आए थे? हायातो बोलता है हाँ, और वो वहाँ पर ये भी बोलता है कि मुझे ना गलत फहमी हो गई थी कि तुम्हारा जो टैलेंट है, सोशल स्किल्स हैं, वो तुम्हें पैदाइशी मिली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने उन्हें सबसे बात करके धीरे धीरे इम्प्रूव किया है। तुमने अपने काम के लिए लोगों से बात करना सीखा है। उसके बाद हायातो वहीं उसके पास बैठ जाता है। वहाँ पर रियो ये बोलती है कि बतौर चाइल्ड स्टार मेरे लिए काम करना काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता था, लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती थी। अगर काम अच्छा हो तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सब छोड़ देते हैं। और रियो ये भी बोलती है कि चाहे आप लोगों से कितने अच्छे तरीके से बात क्यों ना कर लो, लेकिन आखिर में कुछ मायने नहीं रखता उनके लिए। शायद से इसी वजह से मेरी जो फैमिली है वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गई। हायातो उसको इस तरीके से देखकर बोलता है कि तुम्हारी फैमिली सिचुएशन को छोड़कर तुम्हारी जो सोशल स्किल्स हैं वो इस कैफे के लिए आज और आने वाले फ्यूचर में किसी वरदान से कम नहीं है। उसके बाद हायातो बोलता है वो रीजन जिसकी वजह से हमारा बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, वो रीजन जिसकी वजह से हम एक बीच हुड खोल पाए, वो तुम हो रियो। और इसी वजह से जो सब तुमने बतौर अ चाइल्ड स्टार किया वो सच में मीनिंगफुल है। और इस वक्त मैं सच में ग्रेटफुल हूँ कि हमारे साथ तुम हो रियो। ग्रैंड माँ के कैफे को संभालने के लिए थैंक यू रियो। अब भैया उसकी बातों से रियो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। एंड उसके बाद हायातो से ये भी बोलता है कि तुमने कहा था कि हम सभी एक परिवार हैं, है ना।
और मुझे नहीं पता कि बाकी सब इस बारे में क्या सोचते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक फैमिली मेंबर पर पूरे परिवार का बोझ नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन फिर भी तुम समझने का नाम नहीं लेती। उसके बाद हयातो उससे बोलता है कि मैं तुमसे बोलता रहता हूँ कि जरा आराम कर लिया करो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। रियो से बोलती है लेकिन हयातो बोलता है कोई लेकिन वेकिन नहीं, ओके? अगर तुम बीमार पड़ गई तो फिर कैफे को कौन संभालेगा? हाँ, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, अपना ख्याल रखा करो। एंड उसकी बातें सुनकर रियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है लेकिन, और उसे अपने पापा की बातें भी याद आने लगती हैं जब वो उसे बोलते हैं कि रियो प्लीज इतना काम मत किया करो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। एंड उसके बाद रियो फूट फूट कर रोने लगती है और वो बोलती है तो प्लीज फिर कहीं मत जाओ। हयातो बोलता है कि रोना बंद करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ बेवकूफ। एंड ऐसे ही रोते हुए रियो हयातो से लिपट जाती है, चिपक जाती है। हयातो से बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो? वहीं दूसरी तरफ रियो बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूंगी हयातो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगी। हयातो बोलता है ठीक है, अब मेरे ऊपर से हटो मेरी माँ। रियो बोलती है लेकिन पहले मेरे सिर पर अपना हाथ रखो। हयातो बोलता है बच्ची मत बनो तुम। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सभी को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं और वहाँ पर जो लड़कियां होती है वो बताती हैं रियो को कि उन सभी को पता था कि वो एक चाइल्ड स्टार है क्योंकि उन सभी ने उसे टीवी पर पहले देखा है। और वो वहाँ पर ये भी बोलती हैं तुम्हारा पास्ट कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए रियो, तुम हमारे लिए हमेशा हमारी प्यारी रियो रहोगी, हमारी फैमिली का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा। उसके बाद एमी और रोका रियो को तंग करने लगती हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारे वीडियो में देखा है, तुम ना काफी क्यूट थी। रियो उन दोनों से बोलती है कह रहे मेरा सिर तो छोड़ो भाई। उसके बाद रियो उठती है और बोलती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। उसके बाद वो उस कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर रियो से हयातो दिखता है और वो हयातो के पास आकर उससे बोलती है कल मैं रो रही थी, तुम्हें याद है ना? वैसे मैं बता दूं कि वो सब एक नाटक था, इसीलिए उसे सीरियसली मत लेना। हयातो बोलता है सच में? उसके बाद हयातो बोलता है तुम तो एक जीनियस चाइल्ड स्टार थी। रियो बोलती है कि सुपर जीनियस चाइल्ड स्टार। हयातो उसे चिढ़ाने लगता है उसके बाद कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रियो बोलती है मजाक उड़ाना बंद करो मेरा। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड काफी जल्द आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।